हम लोग का ये सिलेबस चल रहा है किसका, सीडीपी का। सीडीपी में अगर झारखंड टेट की बात करेंगे तो हम लोग झारखंड टेट में सेक्शन बी में अधिगम और शिक्षा शास्त्र में देख रहे हैं बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। और अगर सीटेट की बात करेंगे तो सीटेट वाला भी टॉपिक को इसी में मर्ज कर दिया है। तो सीटेट वाला टॉपिक में ये रहा हमारा सीटेट वाला टॉपिक। एक सौ डिलीट कर दो पहले। यहाँ पर लिखा हुआ क्या हमारा, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, है ना। कैसे सिखाना है और कैसे बच्चा सीखना है। चिल्ड्रंस स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, बच्चा कैसे लर्निंग कर रहा है। लर्निंग एज ए सोशल कॉन्टेस्ट और लर्निंग सोशल कॉन्टेस्ट ऑफ लर्निंग, यानी वो दोनों का दोनों टॉपिक हमारा एक ही है। तो इसका 3 वीडियो बन चुका है, अभी चौथा वाला वीडियो है। सीधा पेज नंबर हम लोग को जाना है क्या, 11 पे। 9 में सर। 9 पे था। जी। 9 में था तो ये हमारा हो गया पेज नंबर 9। अब 9 में ठीक है। देखो अब पार्ट 4 ना, तो पार्ट 4 तो लास्ट है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे बच्चा जिस समाज परिवार और परिवेश में रहता है, वही समाज वही परिवार और वही परिवेश बच्चे को क्या करता है ना, बच्चे को सीखने की क्षमता को प्रभावित करेगा। बच्चे को दिशा देगा कि वह चोर बनेगा कि पुलिस बनेगा। और सेटेट में यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, प्रैक्टिकल और क्वेश्चन पूछेगा। जब भेजेंगे तब पता चल जाएगा कैसा पूछ रहा है ना। अब आ जी जाओ, सर। हमारा सबसे पहले देखना सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, जो कि टॉपिक का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है। दिखा दिए थे अभी शुरू जी। में सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग में। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग में देखो, अधिगम शून्य में नहीं होता है, यानी कि कोई रहेगा ही नहीं। तो अधिगम यानी लर्निंग होगा क्या। तुम एक बच्चे को समाज से दूर करो और जंगल से भी दूर करो, खाली एक कमरा है और वहां बंद है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चा क्या करेगा। शून्य में कुछ सीखता है क्या। इसका मतलब बच्चा जो कुछ भी नहीं। सीखता है वह उसका आसपास का वातावरण से सीखेगा, उसका संस्कृति से सीखेगा। और जो समाज में जिस ढांचे का समाज है, उसी ढांचे के अनुसार वह चलता है। तो याद रखना कि सोसाइटी ही डिपेंड कराता है क्या, कि बच्चा क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा और सीखने के प्रति उसका नजरिया कैसा होगा। और एक चीज है जैसे एक होता है वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन के घर में कोई बच्चा जन्म लिया, तो बच्चा जन्म लिया तो वह देखता है कि उसका मम्मी और पापा जो है सो काफी ज्यादा घृणा करते हैं, किससे, मांस से, मछली से, मुर्गा से। तो अपने मम्मी पापा से सीखेगा, अरे बाप रे, छी छी ये तो बेकार है। तो उनका बच्चा भी कैसा बनता है, वेजिटेरियन बनता है। जैसे जैन लोगों को देखो, वो लोग शाकाहारी होते हैं। तो शाकाहारी होते हैं तो उनका बच्चा भी क्या निकलेगा, शाकाहारी। लेकिन जो मांसाहारी है, मान लो नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके घर में शुरू में मुर्गा बन रहा है, मछली बन रहा है, उसका बच्चा जब आया है देख रहा है कि मुर्गा तो आराम है, काट दो खा जाओ पका दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उनके बच्चे भी क्या बन जाते हैं, नॉन वेजिटेरियन बन जाते हैं। तो नजरिया तो अलग अलग ना हो जाता है, नजरिया तो अलग जी। अलग हो गया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जो लर्निंग होता है इसको, उसका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है, नजरिया, याद रखना। पर्सपेक्टिव का मतलब क्या हो रहा, नजरिया। और जी। इकोलॉजिकल का मतलब क्या है हमारा, पारिस्थितिकी। तो उसके अनुसार बच्चे का जो विकास है, बच्चे का विकास कैसे होता है, लगातार दुनिया से सीखता है, अनुभव से सीख रहा है। तो अनुभव एक ही दिन में नहीं होता, वह कई सारा स्टेज बाय स्टेज से लेकर चल रहा है। तो स्टेज बाय स्टेज में लेकर चल रहा है। उसका एक लेयर डाला है, क्या क्या लेयर डाला है देखो, परिस्थिति में यानी कि इकोलॉजिकल में क्या क्या लेयर है। सबसे पहले माइक्रो सिस्टम, तो माइक्रो सिस्टम यानी सूक्ष्म मंडल। तो सूक्ष्म मंडल में वो सिमटा हुआ उसका जो दुनिया होता है, जिसको बोलते हैं कुआं, है ना। मेढक को पहले बोलते हैं ना कुआं का मेढक। तो छोटा वाला समुदाय, छोटा वाला समुदाय में एक बच्चे के लिए सबसे प्यारा उसका दोस्त हो गया। फिर प्यारा उसका क्या हो गया, स्कूल हो गया। और तीसरा वाला प्यारा उसका परिवार हो गया। तुम्ही लोग जब 9 10 में रही होगी या 6 7 में, तो तीन ही को जानोगे, पहले अपना स्कूल जहाँ समय बिताती हो, उसके बाद खेलने के लिए अपना दोस्त लोग के साथ, और रात में अपने घर में मम्मी पापा के साथ में। तीन ही न था, चौथा तो कोई आया नहीं था। तो जब चौथा नहीं आया था तो इसको बोलते हैं जी। सूक्ष्म मंडल। क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म मंडल। यानी यह बच्चे के सीखने का सबसे क्या है, डायरेक्ट केंद्र है। यानी कि यह माइक्रो सिस्टम हो गया। माइक्रो के बाद आ रहा है मेजो सिस्टम। तो मेजो सिस्टम क्या होता है, तो मेजो सिस्टम का मतलब हो गया तुम्हारा थोड़ा सा इससे बड़ा, यानी कि स्कूल और परिवार के बीच का संबंध। तो स्कूल और परिवार के बीच का संबंध का मतलब, यदि माता पिता और शिक्षक के बीच तालमेल अच्छा है तो बच्चा बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है, मान लो हम होमवर्क दे दिए, अभी मान लो हम 10th वाले को पढ़ा रहे हैं, 3 घंटा बाद ये लोग बच्चा घर चला जाएगा।
घर चला जाएगा और इसकी मम्मी हमको फोन करेगी, सर आप होमवर्क दिए थे ना, मेरा बेटा कुछ नहीं किया है, दिन भर मोबाइल चलाया है, देखिए ना मेरा बात नहीं मानता, डरता ही नहीं हमसे। इसकी मम्मी हमको रिपोर्ट कर दी, ओ मोबाइल चला रहा है, घर में पढ़ाई भी नहीं कर रहा है। अगला दिन हम क्या करेंगे, जैसे ही मेरे पास आएगा मोबाइल को जब्त कर लिए, 3 घंटा का राइटिंग वर्क दे दिए, चलो यही 3 घंटा बैठ के लिखो। तो क्या हुआ कि अगर हमको फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो हम बच्चे के ऊपर ज्यादा बेहतर नजर रखें और उसको ज्यादा तरीके से सिखा रहे हैं। तो ये वाला क्या होगा, मेजो सिस्टम। जी। तो मेजो सिस्टम में परिवार और स्कूल आपस में क्या करता है, आपस का संबंध हाँ। थोड़ा सा ठीक करता है। तीसरा वाला आ गया हमारा मैक्रो, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। तो मैक्रो बड़ा होता है। मैक्रो का मतलब क्या हो गया हमारा, तीसरा और भी बड़ा, यानी समाज की संस्कृति, मूल्य और कानून। तो देखो, एक ऐसा समाज जो शिक्षा को महत्व देता है, वहां के बच्चे सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। तुम चले जाओ मारवाड़ी का समाज में, कहाँ पे चले जाओ, मारवाड़ी, मारवाड़ी वाला सबसे ज्यादा किसको महत्व देता है बता सकते हो, बिजनेस। किसको देता है महत्व, बिजनेस व्यापार। व्यापार। महत्व। हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, व्यापार। मारवाड़ी वाले व्यापार को महत्व देंगे, किसको देंगे, व्यापार को महत्व देते व्यापार। हैं। तो मारवाड़ी, तुम सदर बाजार चाईबासा आकर देखो ना, अधिकतर दुकान तुमको बड़ा बड़ा दुकान किसका दिखेगा, मारवाड़ी लोगों का दिखेगा, है ना। अच्छा जी। जी। सबसे ज्यादा महत्व प्रकृति को कौन देता है बता सकती हो, समाज। आदिवासी। आदिवासी को, है ना। आदमी। तो आदिवासी को देखो, वो लोग प्रकृति को महत्व दे रहा है। तो आदिवासी का प्यार जी। किससे रहेगा, प्रकृति से रहेगा। और मारवाड़ी का प्यार किससे रहेगा, व्यापार से रहेगा। तो व्यापार में व्यापार। क्या आता है, पैसा आता है। तो ये लोगों से कभी उधारी जी। मांग कर देखो ना, कभी ये लोग उधारी में नहीं देगा। मारवाड़ी लोग खाली पैसा पकड़ता है। लेकिन इससे तुम उधार में मांग कर दे दो, ये लोग उधार में तुमको क्या दे देगा, पैसा दे देगा। हाँ चलो ठीक है, इसके लिए उतना ये मायने नहीं है जितना मायने इसके लिए नेचर होता है। इंसान यहाँ पे थोड़ा सा सीधे साधे होते हैं, और ये लोग क्या थोड़ा चतुर हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बृहत मंडल में जो समाज जिसकी वैल्यू देता है, वैसी अनुसार हमारे शिक्षा होती है, और उसी अनुसार बच्चा क्या सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो माइक्रो, कोशिश लेते हैं। मेजो और एक है मैक्रो। क्या तीनों में किसी को कोई डाउट है। नहीं नहीं सर। सर। तो देखो हमारा सवाल वही है, सवाल ये है कि हम लोग जब पढ़ रहे हैं कि बच्चे का विकास जो है वातावरण से होता है, यानी सीखना कई परत में होता है। तो उसमें 3 सिस्टम बताए, जी। सूक्ष्म मंडल, मध्य मंडल और वृहत मंडल, यानी कि माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। तो माइक्रो। कोई एक ऐसा उदाहरण दो जिसमें तीनों का तीनों हमारा क्लियर हो जाए। अभी तो हम समझा दिए ना। जी। तो समझा दिए हैं तो बताओ क्या है। सर क्वेश्चन क्या बोलने समझ। सिंगल एक एग्जांपल में तीनों का समझाओ। जैसे मान लो तुम नाज हो, है ना। तो नाज जी। क्या कर रही है, अपने बच्चे को स्कूल भेज रही है। तो बच्चे को स्कूल कैसे भेजती है, सीधा उठाई और स्कूल भेज दी, नहीं, उसको समय पर उठा रही है, उसका होमवर्क करा रही है। फिर होमवर्क कराने के बाद जब इसको स्कूल में भेज रही है, तो वहाँ टीचर भी क्या कर रहे हैं, बच्चे के साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं। और फिर बाकी सारा बच्चा क्या करता है, दोस्त दोस्त बनकर ना स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। तो देखो भूमिका जी। देखो, नाज के घर में एक बच्चा है, सबसे पहले सपोर्ट कौन की, नाज समय से उठाई, बैग वैग पैक की, टिफिन कर दे दी, है ना। उसके बाद वह कहाँ गया, बस। स्कूल। तो कैसे गया, नाज नहीं गई, कौन गया, नाज के हस्बैंड, यानी कि इसके पापा चले गए स्कूल पहुंचा दिए, ये भी भूमिका निभाया। जब मैडम मिली स्कूल में, तो बच्चे को डांटी नहीं है, प्यार से पूछी है, बैठाई है, पढ़ाई है, और सब मिल करके टिफिन का टाइम में क्या किया, लंच किया। यहाँ हो क्या रहा है, जो बच्चा है उसको सबसे पहले गाइडेंस मिल गया अपनी मम्मी से, टिफिन भी मिल गया मम्मी से, पापा उसका बॉडीगार्ड बनकर स्कूल भी पहुंचा दिए। और जब स्कूल पहुंचा दिए तो वहाँ पे टीचर भी उसको बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। तो यहाँ यही हो गया हमारा माइक्रो सिस्टम। बच्चा 3 चीज से उससे प्रभावित हो गया, मम्मी से, पापा से, स्कूल से और टीचर से, और लंच करते समय अपने दोस्त से। यही ना अभी उसकी दुनिया है, इससे ज्यादा तो उसकी दुनिया नहीं जी। है। अब मान लो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, बच्चा बड़ा हो गया है, तो हम हैं स्कूल के प्रिंसिपल, रिजल्ट आया है खराब, तो हम फोन कर दिए, आइए नाज मैडम पीटीएम है। तो पीटीएम है तो हम बोले मैडम नाज आप बताइए, बच्चा रिजल्ट खराब किया है, क्या करता है घर में।
जब नाच जाती है घर में, अब बोलते सर आप बोले थे ना कि क्या करता है, देखिए ये दिन भर टीवी देख रहा है, कार्टून देख रहा है, मेरा तो बात ही नहीं मानता, ये तो डरता ही नहीं है। अब हमको क्या मिला, नाच से हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया, ओ बाबू साहब घर पे जाकर टीवी ज्यादा देख रहा है। तो अगला दिन हम क्या किए, जैसे ही बालक घर पे से स्कूल में आता है, हम सब कड़ाई से डांटते हैं, डपटते हैं, और टीवी और कार्टून के नाम पे मना करते हैं कि मेरा होमवर्क नहीं करोगे तो तुम्हारा टीवी हम तोड़ डालेंगे। अब इसके ऊपर में हम दबाव क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि हमको सूचना कहाँ से मिल गया, इसके घर से मिल गया। तो घर जब इन्वॉल्व हो गया, जी। मेजो सिस्टम क्या हो गया, मेजो सिस्टम। तो मेजर। बच्चे का असर तो ज्यादा पड़ेगा, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा अच्छा होगा। जी। अब देखो, अब मान लो कि नाच का बिजनेस है, नाच का क्या है, बिजनेस है। तो बच्चा को हम 10वीं यस। 12वीं तक तो पढ़ाई दिए, लेकिन बच्चा घर पे आता है, देखता है, थोड़ा मैच्योर हो गया, तो बोलेगा अरे मेरे पापा का तो लाखों का टर्न ओवर है, पढ़ाई लिखाई ठीक है, हम तो पढ़ाई लिखाई कर ही लिए हैं, लेकिन हमको अपने पापा का बिजनेस भी तो संभालना है, लाखों का टर्न ओवर है, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, कितना हम स्टाफ पे भरोसा करेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि वह पढ़ाई को तो वैल्यू दे ही रहा है, लेकिन अपने घर का बिजनेस में भी अब वो हाथ बटाना चालू कर रहा है। तो घर का बिजनेस में हाथ बटाना कैसे हुआ, आखिर घर का ही ना समाज के कारण उसका झुकाव पड़ गया। झुकाव पड़ गया तो ये जी। होगा हमारा मैक्रो सिस्टम, जहां पर वह अपने कल्चर को फॉलो कर रहा है, अपने मूल्य को फॉलो कर रहा है। मूल्य कल्चर क्या हो गया कि हमारे पिताजी का बिजनेस है, तो भैया इस बिजनेस को सहारा देना है, अब हमारा वक्त हो गया, हम पढ़ लिए लिख लिए, अब हमको अपने पिताजी का सहयोग करना, तो बैठ जाता है बिजनेस वाला। देखो बड़ा बड़ा दुकान में उसका बेटा भी बैठता है कि नहीं बैठता है। तो यही हमारा है, जी। मेजो और फिर मैक्रो। अब और कोई उदाहरण मैक्रो। नहीं देंगे, समझ में आया ही होगा। अब यस। सबसे बड़ी बात है संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है ना, संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखो इसी को बोलते हैं कल्चरल टूल। कल्चरल टूल का मतलब है जिस कल्चर में अलग अलग कल्चर की भाषा अलग है, तकनीक अलग है, परंपरा अलग है। तो जब तक भाषा अलग, तकनीक अलग, परंपरा अलग, तो बच्चा ना उसके बारे में ही ज्यादा अच्छा से जानेगा। जैसे मान लो कोई आदिवासी का क्षेत्र का एरिया है, तो आदिवासी लोगों को जंगल से प्यार है, प्रकृति का प्यार है, तो पेड़ पौधा को अच्छे से पहचान लेगा, सब कुछ जान जाएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर शहर वाला को पूछो पौधा दिखाकर कि यह क्या बोलेंगे, गेहूं का है कि धान है, तो शायद वह बता ही नहीं पाएगा कि यह फसल गेहूं का है कि धान का है। घास का नाम जी। सुने होगा, दूब घास जानती है ना तुम लोग, जी सर। दूब घास, दूब घास है ना। तो अभी तुम गांव से बोलो कि दूब घास तोड़ के ले आओ, तो बच्चा तोड़ के ले आएगा। लेकिन कोई बच्चा जी। जो दिल्ली में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, दिल्ली में, भैया दिल्ली में जंगल है क्या, जंगल ही नहीं है। वहां का बच्चा को बोलो कि जरा दूब घास तोड़ के लाओ, वो दूब के जा दूब की जगह कुछ भी कर लेगा, लेकिन उसको घास ही नहीं पहचान पाएगा वो। ठीक है, तो कल्चर टूल हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर हमको इंक्लूसिव रखना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब है कि बच्चे का तो अलग अलग बैकग्राउंड है ना, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग कल्चर है, तो जो बच्चा जिस कल्चर से है उस कल्चर को हम लोग बाधा नहीं मानना, बल्कि उसका सम्मान करना है। क्या करना है, सम्मान करना है। तो कल्चरल टूल भी हो गया और इंक्लूसिव भी हो गया, बचा क्या हमारे पास में, संसाधन की उपलब्धता। देखो संसाधन की उपलब्धता का मतलब है कि देखो बच्चे को ज्यादा संसाधन दोगे ना, तो उसका लर्निंग प्रभावित होता है। जैसे हम किसी को किताब दे दिए, इंटरनेट दे दिए, या किसी को अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल रहा है, तो बच्चा जाहिर सी बात है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और किसी बच्चा को पढ़ने में प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन उसको किताब ही नहीं दिए हैं, मोबाइल ही नहीं दे रहे हैं, अच्छा पेट भर का उसको खाना भी नहीं दे रहे हैं, तो जाकर देखो अपने गांव और देहात में शहर से ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चा होता है, लेकिन उसकी प्रतिभा निखर नहीं पाती। क्यों नहीं निखर पाती है, क्योंकि उसको कोई किताब नहीं दे पा रहा है, कोई इंटरनेट नहीं दे पा रहा, कोई ट्यूशन नहीं मिल पा रहा। देखो ना 9वीं या 10वीं वाला का इंटीरियर इलाका में, गांव देहात में जाकर देखना, वो लोग जी जान से मेहनत करता है, लेकिन अवसर नहीं लाभ जी। उठा पा रहा है, क्योंकि वहाँ कोचिंग नहीं है, ढंग का वहाँ ट्यूशन नहीं है, ढंग का जी। वहाँ इंटरनेट नहीं, ढंग का वहाँ पुस्तक नहीं है। तो संसाधन भी क्या करता है, लर्निंग को प्रभावित करता है। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा भूमिका में कौन निभा गया है, गुरु जी निभा गए। अगर गुरु जी तुम्हारे संवेदनशील हैं, जैसे देखो हम आज आधा घंटा देर से शुरू किए, लगभग 4 बजकर, मोबाइल यहाँ जमा करो, दिला मोबाइल लाया है, और लेट कैसे हो गया तुम्हारा, आज तुम्हारा परीक्षा था, बोले थे ना सैंपल पेपर, लिखो निकाला है सारा, प्रिंट करा लिया जो दिए थे।
कोई बात नहीं, ठीक है। पेपर निकालो। लो। और ये हो गया तुम्हारा। खराब प्रिंट करा दिया है। अच्छा कोई बात नहीं, काम तो चलेगा। काम तो चल जाएगा तुम्हारा। मोबाइल। तुम लोग को बैठना था 3 घंटा तक, लेट से आया है तो 3 घंटा का पेपर कैसे लिखेगा? पूरा लिखने के बाद ही जाना घर, है ना? कॉपी लाओ, बैग। बैग यहीं रख दो, पेन निकाल लो अपना। सैंपल पेपर यहाँ डेली बनाना है, तुमको बोले थे 5 बजे सुबह में आने के लिए, है ना? देवाशीष का कंप्लीट हो गया तो वो लेट से आएगा तो चलेगा, तुम्हारा लेट होगा तो नहीं चलेगा। कुर्सी टेबल में बैठो, मोबाइल यहाँ जमा करो और बैठ के लिखना चालू करो। हाँ, बैग यहाँ रख दो। ठीक है, ले जाओ। मोबाइल कहाँ है? बैग में ही है। ठीक है, जाओ। और गप सब कुछ नहीं, यही हम बैठ के पढ़ा भी रहे हैं ना, शांति से लिखो अपना। तो देखो, जैसे हमारा बात आ गई शिक्षक की, तो शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमको 4 बजे से क्लास शुरू करना था, तो 4 की जगह हम लोग 40 मिनट देर से न किए हैं। 4 बजे कितना लिए, 40 मिनट जी। में। तो ये तो हमारा दायित्व है। क्या दायित्व है? कि समय को देखते हुए हमको कम से कम एक चैप्टर तो करना चाहिए। तो एक चैप्टर करना चाहिए, तो देखो हमारा क्लास 5:30 बजे खत्म होता था ना। आज हमारा क्लास कितना बजे तक खत्म हो रहा है? 6:30 तक। हम टाइम इधर क्या क्या कर रहे हैं, बता सकती हो? इधर बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा? हाँ। हम अपना दायित्व को निभा रहे हैं, क्योंकि हम संवेदनशील हैं, हम देख रहे हैं कि कैरियर की बात है, नौकरी की बात है। बार बार मौका नहीं मिलेगा। तो हमको वक्त बच्चों का बर्बाद नहीं करना। अगर हम यहाँ देर किए हैं, यहाँ ज्यादा वक्त दे रहे हैं। तो शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कब? जब शिक्षक संवेदनशील होता है। लेकिन कुछ शिक्षक को अगर भी अपनी भूमिका को असंवेदनशील कर दिए, असंवेदनशील, समय तो। असंवेदनशील कर दिए, तो मालूम क्या है? कि मालूम ये हुआ कि उनका जो है सिलेबस, वह कैसा रहा? अधूरा रहा। क्या रहा? अधूरा। तो भैया, जब सिलेबस ही अधूरा रहेगा तो रिजल्ट क्या रहेगा, बता सकती हो? अधूरा रहे। अधूरा न रहेगा। तो और हमको क्या देखना है? हमको देखना है कि बच्चा होमवर्क क्यों नहीं कर पा रहा है, घर का माहौल उसके अनुकूल है कि नहीं है, कि कहीं कुछ संसाधन की तो कमी नहीं है। तो टीचर का रोल यहाँ एक इम्पोर्टेंट भूमिका में आ जाता है। अब अगला वाला आ जा हमारा, क्या? जेंडर और सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो जेंडर और सेक्स तो अलग होता है। जेंडर और सेक्स में क्या है अंतर, बताओ? पहला और दूसरा हम पूछ रहे हैं, देखो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। हमारा क्वेश्चन है कि पहला तो जेंडर क्या होता है और सेक्स क्या होता है, ये अंतर बता दो। दूसरा हम लोग पूछ रहे हैं कि जेंडर बायस क्या होता है और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। सर, क्या? जेंडर जो सोसाइटी द्वारा निर्धारित किया जाता है और सेक्स जो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है, पहला सही जवाब। इसके लिए 2 लाख रुपया का इनाम मिल गया केबीसी की तरफ से। चलो अब बताओ, जेंडर बायस क्या और जेंडर सोसाइटी क्या है? हाँ। और एक चीज है यहाँ, जेंडर जेंडर। बाय हाँ बताओ। सर, जेंडर बायस में जैसे कि कहा जाता, क्या बोलते हैं, लड़कियां जो है लड़कों से कमजोर है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि लड़कियां लड़कों से कमजोर है, तो ये जेंडर बायस हो जाएगा। अच्छा, तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होगा? जेंडर स्टीरियोटाइप, सर याद नहीं है, भूल गए। हम ना, चलो आज तुम लोगों का नाम ले ले रहे हैं। नाम में सर, पहले। जनरल वाइज में। हाँ। सर, हाँ। जनरल वाइज में एक तरफ झुकाव होता है, जैसे कि दो लड़की है तो सर का जो फेवरेट स्टूडेंट होते हैं उसको ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा। ठीक। और दूसरी को उतना नहीं देते हैं। ठीक है, जवाब तुम्हारा अधूरा है।
जबकि भारती तुम तो घर पे आई थी ना, घर पे भी पढ़ाने के बाद भी तुम्हारा यही हाल है, तुम लोग का बताओ। दिव्या तुम भी आई थी घर पे, और अमीषा पता नहीं तुम भी थी शायद घर पे ना। सर सर जेंडर बायस का ये होता है ना कि कोई एक विशिष्ट लिंग के आधार पर उसका झुकाव होता है। जैसे कि कोई लड़की है तो पापा उसको प्यार करेंगे, और ऐसे ऐसे धारणा है। और कोई हाँ, लड़का है तो उसकी मम्मी उसको प्यार करेगी, ये होता है जेंडर बायस। और जेंडर स्टेरियोटाइप ये होता है कि समाज में धारणा पहले से ही बना हुआ है कि लड़की है तो वो ये काम करेगी, लड़का है तो ये काम करेगा। ये अंतर है सर दोनों में। दोनों में ज्यादा निगेटिव कौन माना जाता है? जेंडर स्टेरियोटाइप। बिल्कुल सही स्टेरियोटाइप। जवाब है। यही तो चाहते थे, हाँ। है ना? यही सही है। तुम लोग लिखो भारती, घर पे आने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रही, अटक अटक जा रही है ना। जेंडर बायस पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, याद रखना। जेंडर बायस जो है ना, जेंडर बायस जो है, यहाँ जेंडर बायस या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। जैसे लेकिन मम्मी किसको ज्यादा प्यार करेगी, तो अपने बेटा को ज्यादा प्यार करेगी, और पापा किसको ज्यादा प्यार करेंगे, अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करेंगे। जेंडर बायस हो जाता है यहाँ पर। तो जेंडर बायस हो जाता है, या नहीं तो क्लास में मान लो तुम लोग टीचर हो, जो लड़का फर्स्ट डिवीजन ले आया, तो फर्स्ट डिवीजन ले आया ना, तो वो लड़का लाएगा ना, तो तुम उसको ज्यादा वैल्यू देगी। यानी तो अगर कोई लड़की ला रही है और फर्स्ट डिवीजन है, तो तुम उसको ज्यादा वैल्यू दे रही है। तो वो है हमारा जेंडर बायस। जेंडर बायस पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। लेकिन एक होता है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप हमेशा से क्या होता है, नेगेटिव होता है। यह नकारात्मक धारणा बनाता है जेंडर के बारे में। नकारात्मक धारणा का मतलब सुन लो कैसे। खाली लड़की और लड़का का बात मत करो, जेंडर की ना बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है। जी। अब हम तुमको अच्छे से समझाई दे रहे हैं। अब दोबारा ये सब चीज जब भी पूछेंगे, तो हम अगर पूछे ना पूछे, एग्जाम वाला तो पूछ ही डालेगा। एग्जाम जी। वाला पूछ डालेगा, तो यहाँ तुम स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस का मतलब हम बता दे रहे हैं ना। यहाँ आ जाओ, हमारा पेन को चेंज कर लेते हैं, ये रहा पेन, और ये रहा जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर स्टीरियोटाइप में रात में निकल रही है, रात में लड़की निकली। लड़की कहाँ निकली है? घर से निकली है। तो घर से निकली है तो कितना बजे? 8 बजे। तो अब यहाँ से उसका ना स्टीरियोटाइप बनेगा, क्या बनेगा? स्टेरियोटाइप। स्टीरियोटाइप बनेगा, क्या बनेगा कि लड़का कौन कर सकता है चोरी? लड़का चोरी कर सकता है, बदमाशी कर सकता है, हाँ, चोरी सिगरेट करेगा पी या क्या सकता है। करेगा? बदमाशी करेगा। आप सुनो, ये कौन निकली है बता सकती हो? ये घर से निकली है लड़की। घर से कौन निकली है? लड़की। और चोरी और बदमाशी वाला किसके बारे में सोच रही है? लड़का। लड़का के बारे में सोच रही है। लेकिन जाओ ना वहां दिल्ली वगैरह में, हरियाणा वगैरह में, रात में जब ट्रक वरक जो चलता है ना हाईवे में, तो हाईवे में क्या है कि आजकल लड़की लोग भी खड़ी रहती है। लड़की खड़ी रहेगी, ट्रक वाले को या गाड़ी वाले को हाथ देगी, बोलेगी प्लीज हमें बचा दीजिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। और जैसी गाड़ी वाला रोकेगा, वैसी लड़की के पीछे 4 ठो लड़का खड़ा होकर कर गाड़ी में घुस कर लूटपाट मचा देता है। तो एक लड़की भी जेंडर स्टीरियोटाइप सोचेगी किसके बारे में? लड़का के बारे में। और एक लड़का भी सोचेगा किसके बारे में? लड़की के बारे में। तो यहाँ स्टीरियोटाइप में लड़की सोचेगी लड़का, और लड़का सोचेगा लड़की। और कुल मिलाकर के अगर समाज की बात करते हैं, तो समाज हमारा कैसा समाज है बता सकती हो? पितृ सत्तात्मक, है ना? कैसे लिखेंगे सत्तात्मक? ये ऐसे ही ना जाएगा, सत्तात्मक ठीक लिख रहे हैं क्या? ठीक है सर। इस सत्तात्मक में दबदबा किसका होता है बता सकती हो? पिता का। पुरुष पुरुष का। का। पुरुष का क्या पुरुष रहेगा? का। दबदबा। तो जब पुरुष का पुरुष का दबदबा रहेगा, तो वह महिला को क्या समझेगा बता सकती हो? नीचा समझे। नीचे। महिला को जूते के नीचे रखेगा। वह कहाँ रखेगा? जूते के नीचे। तो पाँव का जूते के जो नीचे नीचे रखेगा, समझेगा। तो जो जूते के नीचे का मतलब सचमुच का जूता नहीं है, वो धारणा वाला जूता है। तो ये जो ख्याल है ना, ये ख्याल कहलाया क्या? स्टीरियोटाइप। क्या कहलाएगा? स्टीरियोटाइप। स्टीरियो। अच्छा, अब आ जाओ भाई। समाज मातृसत्तात्मक भी है। तो मातृसत्तात्मक है, तो अब सोच लो लड़कियों में भी होता है।
ऐसा नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होगा, लड़कियों में भी होगा। लड़की भी लड़का के बारे में धारणा हमेशा निगेटिव रखेगी, और एक लड़का भी लड़की के बारे में धारणा निगेटिव रखेगा। लेकिन अगर हम समाज की बात करेंगे, तो समाज हमारा भारत का समाज पृथ्वी सत्तात्मक है, तो दबदबा है पुरुष का। तो यहाँ महिला के बारे में नकारात्मक धारणा रख लेते हैं कि महिला कमजोर है, तो ये है तो वो है, तो बॉर्डर पे सैनिक का तैनाती किसी करेगा, पुरुष का करेगा, महिला का नहीं करेगा। तो जेंडर बायस अलग हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप अलग हो गया, अच्छे से समझो। अब चुनौती देखो, क्या क्या चुनौती आती है। चुनौती हमारी ये आ गई यहाँ पे कि अक्सर यह माना जाता है कि मैथ्स वैस कौन लेगा, तो लड़के लेंगे, लड़की के मैथ अच्छा नहीं है। लेकिन यह क्या सामाजिक भ्रम है। तो हमको लर्निंग पर असर डालता है, इसलिए टीचर को जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या? नहीं। अब बताओ, समुदाय क्या है और स्कूल से जुड़ाव क्या है? कम्युनिटी का स्कूल से क्या लिंकेज है? देखो, सीखना प्रभावी तब होता है जब स्कूल की शिक्षा बच्चे के वास्तविक सामाजिक जीवन से जुड़ी होती है। हमारे जीवन से वास्तविक सामाजिक जीवन, जैसे हम दहेज प्रथा पढ़ा रहे हैं, तो दहेज प्रथा पढ़ा रहे हैं, तो दहेज तो वास्तव में समाज से जुड़ा हुआ है ना। तब बच्चे को समझ जी। में आ जाएगा क्या दहेज प्रथा। और हम बताएंगे, मान लो अजर होना, अमर होना, स्वर्ग लोक की बात करेंगे, नर्क लोक की बात करेंगे, अरे भैया ये बच्चा कैच कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो हम लोग जब पढ़ाते हैं, तो उदाहरण हमेशा कॉन्टेक्स्ट वाला देना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि देखो, अभी हम तुमको पढ़ा रहे थे कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव। तो कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव का पढ़ाने के लिए हम उदाहरण किसका दे दिए, बता सकती हो? पिकनिक। पिकनिक का। पिकनिक। तो पिकनिक का उदाहरण दे दिए हैं, तो हमारा कैसा, वह कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हो गया, दैनिक जीवन से। तो जैसे पिकनिक का उदाहरण दिया, वैसे ही तुमको कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव अंतर पता चला कि नहीं चला? जी। और जब तक वो उदाहरण नहीं देंगे, वह पता चलता नहीं चलता। इसीलिए हमको जब भी देना है उदाहरण, तो संदर्भ वाला देना चाहिए, जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल में होता है, यानी कॉन्टेक्स्ट वाला देना चाहिए। ये तो हो गया जी। पहला। दूसरा है समुदाय का सदस्य को देखो। तो समुदाय का सदस्य का मतलब है कि हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो जिस समुदाय से हैं उसी वाला ना उदाहरण देंगे। जैसे का स्थानीय, अभी हमारा जी। मान लो पिकनिक का माहौल है, तो पिकनिक वाला माहौल दे दिए। अगर हम लोग दिल्ली में होते तो दिल्ली के कड़ाके की ठंड है, वो वाला उदाहरण दे देते। अगर हम लोग चाईबासा में रह रहे हैं, तो यहाँ जंगल का एरिया है, तो हम लोग अपना जंगल का एरिया वाला कौन सा उदाहरण दे दिए, बता सकते हो? दूब घास, अभी दिए थे ना, जी। दूब घास वाला दे दिए। तो ऐसा दे देते हैं ताकि बच्चे लोग क्या है, आसानी से कैच कर जाए। यानी कि समुदाय वाला उदाहरण देंगे और कॉन्टेक्स्ट वाला उदाहरण देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद में टेस्ट के रूप में देखो, अभी सीटेट वाला जिसको जिसको टेस्ट देना है, जैसे किरण है, ये किरण नहीं, क्या नाम है इसका, अमीषा है, भारती है, तुम लोग नाश्ता वास्ता कर लेना और तुरंत आ जाना, यहाँ टेस्ट चालू है। हाँ सर। हाँ, टेस्ट चालू है। जैसे क्लास खत्म हो, नाश्ता करो। नाश्ता करने के बाद में फिर सीधा यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन वोश्चन मिल जाएगा, बैठ के बनाते रहना। दिव्या तुम भी देगी तो आ जाना समय से। अब क्या बच गया हमारा, एनसीएफ 2005 और 2023 वाला, और एनईपी 2020 वाला। तो ये लोग क्या कहता है, ये लोग कह रहा है कि अब हमारे शिक्षक की भूमिका क्या है, बदल रही है। पहले शिक्षक को बोला जाता था क्या, सोर्स ऑफ नॉलेज। तो अब सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हुआ, वह खाली क्या है, फैसिलिटेटर है। यानी कि शिक्षक को चाहिए कि वह खाली एक परिवेश बना दे, ऐसा परिवेश बनाए जहाँ बच्चा को डर नहीं हो, वह सवाल पूछे बिना झिझक का। तो बिना झिझक का सवाल तभी पूछ सकता है जब हम लोग डांटेंगे डपटेंगे नहीं, यानी कि तानाशाही रवैया नहीं अपनाएंगे। कौन सा रवैया अपनाएंगे, लोकतांत्रिक। प्रोत्साहित करेंगे, आओ बच्चों हमसे सवाल पूछो। तो बच्चा क्या करेगा, लोकतांत्रिक तरीके से डरेगा नहीं, आराम से सवाल पूछेगा। तो सवाल पूछेगा तो वह मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। वहां टीचर सुविधादाता का काम करेगा और बच्चा ज्ञान का सृजन करेगा। करेगा। यहाँ भी हो गया, कोई तो दम रहा नहीं। तो निष्कर्ष पे आ जाओ। तो निष्कर्ष से हमारा क्या पता चला, निष्कर्ष से हमारा पता चला कि लर्निंग यानी अधिगम एक अकेला का यात्रा नहीं है, बल्कि एक साझा का यात्रा है। तो साझा में कौन कौन आ गया लर्निंग में, एक तरफ हो गया हमारा बालक यानी बच्चा, दूसरी तरफ में क्या आ गया बताना, स्कूल, तीसरी तरफ में क्या आ गया बताना,
समाज, है ना। और फिर क्या आ रहा तुम्हारा, परिवार। 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 इसी के बीच में क्या आ रहा है, शिक्षक। शिक्षक। इसी के बीच में क्या आ रहा है, करिकुलम। करिकुलम को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बोलेंगे। चलो ठीक है, ये होगा हमारा, हो गया पाठ्यक्रम। ये सारा चीज मिल करके, ये सारा चीज मिलकर क्या कराता है, अधिगम करा रहा है। यह अकेला का नहीं है, जी। सबका सामूहिक है ये। जी। ठीक है, तो ये सब इंक्लूसिव डाइवर्सिटी रियल लाइफ, ये सब का तो सब कुछ का क्लियर ही हो गया है। कुछ तो दम हमारा रहा, ये इसमें कुछ तो बचा नहीं है। अब देखो, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ाए हैं ना, जो पढ़ाए हैं तो उसका शॉर्ट कर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसका टोटल निचोड़। तो निचोड़ में सबसे पहले हमारा लर्निंग कैसा प्रोसेस है, तो लर्निंग हमारा, देखना ये ट्राइपोलर है, क्या गतिशील। हमारा ट्राइपोलर है। और ये हमारा गतिशील यानी डायनामिक है। तो अच्छा, और एक चीज है, जॉन डीवी यहाँ पर लिखे हैं त्रिध्रुवीय, क्या लिखे हैं, त्रिध्रुवीय। यानी इसको अंग्रेजी में क्या बना, ट्राइपोड, ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर में एक तरफ शिक्षक है, एक तरफ छात्र, और एक तरफ क्या हमारा पाठ्यक्रम हो गया। शिक्षण सूत्र यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कैसा होगा, नोन से अननोन, और किधर जाएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट, सॉरी, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ में जाएगा। और एक चीज है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, क्या लिखे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। रणनीति वाला का देखो, रणनीति में कैसा सिखाएंगे, तो रणनीति में हम लोग ये बता दिए, लर्निंग बाय डूइंग करके सिखाएंगे, मेटा कॉग्निशन डलवाएंगे। एरर आएगा तो बच्चे को डांटेंगे नहीं, गलती करने का मतलब बच्चा प्रयास कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करेंगे। और बच्चे को हुनर पैदा करेंगे कि खुद ही कल्पना करके खुद ही समस्या का समाधान करे। अब बात आती है समाज की, कि समाज क्या भूमिका निभाता है। तो समाज तो बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। यहाँ वाइगोसी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कि समाज में जेडपीडी कराएंगे, और स्कैफोल्डिंग देंगे। स्कैफोल्डिंग देने के लिए एमक्यू यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स चाहिए। और सहयोग हम लोग यानी डिस्कशन करेंगे, तो डिस्कशन में क्या क्या करेंगे, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव। और एक तीसरा था ना, क्या था, रेसिप्रोकल टीचिंग। तुम लोग नहीं पॉइंट लिख ही नहीं दिया हमको, इसीलिए यही पता चल जाता है। अब ये कोलैबोरेटिव के नहीं साथ क्या सर। बताया, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के बाद नहीं बताया था रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग का मतलब जी। गुरु जी बोलेंगे बताओ जी मेटाकॉग्निशन हम भूल गए, तो अब बच्चा बताएगा सर मेटाकॉग्निशन एक स्कूटी होता है जादू वाला, वो पंचर होता है ना तो खुद से बनाता है। तो बच्चा क्या बन गया, टीचर। और टीचर क्या बन गया, बच्चा। तो वही हो गया रेसिप्रोकल टीचिंग। कुछ और छूटा है क्या इसमें हमारा, सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखो समाज का क्या भूमिका निभाता है। तो समाज की संस्कृति और समाज की भाषा, है ना, वह बाधा नहीं बनती है, बल्कि क्या होना चाहिए, उसका संसाधन के रूप में होता है। उसके बाद जो भी हम लोग किताब उताब में पढ़ाते हैं, वह उसी समाज और उसी संस्कृति से रिलेटेड एग्जाम्पल देना चाहिए, लोकल एग्जाम्पल देना चाहिए। और टीचर की भूमिका कैसी होना चाहिए, फैसिलिटेटर की भूमिका होनी चाहिए। खत्म हो गया। तो बच्चा बच्चा शुरू में एक्टिव रहेगा, फिर डिस्कवरी करेगा, और लास्ट में सोशल इंटरेक्शन होगा। ठीक है, बच्चे की गलती को कभी भी नकारात्मक नहीं मानना, और हमेशा टीचिंग कैसा होगा, चाइल्ड सेंटर्ड होगा। बाल केंद्र। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए अच्छे से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फिर से जी। आते हैं पहला नंबर पेज पे। पहला नंबर पेज पे तो देखो, पहला नंबर पेज में हम लोग क्या क्या सीख, तो सीख ले, देखो यही सिलेबस को हम लोग, ये जो सिलेबस था इसको थोड़ा सा टाइप कर कर जी। बड़ा करके लिखे हैं, बड़ा करके लिखे हैं, तो क्या क्या पॉइंट कवर किए हैं। सबसे पहला देखो, बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सिखाना और सीखने का बेसिक प्रोसेस बता दिए। कि टीचर का क्या क्या प्लान होता है, प्री प्लान, पहले लेसन प्लान बना लेगा, फिर इंटरेक्शन करेगा, फिर पोस्ट प्लान में क्या होता है, मूल्यांकन होता है। उसका बच्चों के सीखने की स्ट्रेटेजी भी बता दिए। एक सोशल एक्टिविटी के तौर पर कैसे सिखाएंगे, जेटपीडी करवाएंगे, स्कैफोल्डिंग दिलवाएंगे, सब कुछ कराएंगे, एमपीओ होगा। और सीखने का सोशल कॉन्सेप्ट में बता दिए, उदाहरण हमारा कैसा होना चाहिए, जिस भाषा में है, जिस संस्कृति में, उसी का ही देना चाहिए। ट्रैपोलर प्रोसेस सब कुछ करा दिए। ये तो सीटेट वाला के लिए हो गया। और जेटेट वाला जो सिलेबस डालोगे, तो बच्चा कैसा सोचता है, वो तो पहला वाला वीडियो था, कल का वीडियो वाला। और बच्चा कैसे सीखता है, यही वाला में सारा इंक्लूड करते जाना। जी। पीछे कोई डाउट है यहाँ पे, नहीं सर।
नहीं डाउट है तो नहीं डाउट है तो ठीक है। क्या बोलते हैं, क्लास को खत्म कर ले रहे हैं, खाली ये अटेंडेंस ले लियो क्या, अटेंडेंस यहाँ का आज का। यस सर। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। और सीटेट वाला का ऑफलाइन वाला में टेस्ट ले रहे हैं, ऑनलाइन वाला का 1-2 दिन इंतजार करो। मतलब कि मेरा तबीयत उतना है नहीं ठीक, ठंडा लगा हुआ जी बहुत सर। जबरदस्त। 1-2 दिन का इंतजार करो तो फिर देखते हैं, तो ऑनलाइन वाला में टेस्ट वेस्ट का कोशिश करेंगे करने का। तो बाकी ऑफलाइन वाला जिसको घर भेजते हैं जब नोटिस, तो वो घर आ करके दिया करना टेस्ट। PYQ करवा रहे हैं 10 साल का, है ना। जी सर। वीडियो मिल जाएगा बिना टाइटल और बिना हेडिंग का, ग्रुप में डाल दे रहे हैं। जो सब्सक्राइब किया होगा उसको लिंक में मिल जा रहा होगा नोटिफिकेशन में। और नोट्स को हम ईमेल आईडी ले लिए, धीरे धीरे अभी कलेक्ट कर रहे हैं, फिर इकट्ठा मिल जाएगा सब कोई को। जो जो मेल आईडी दिया है, जितना मेल आईडी मेरे पास में जी। है जो जमा की हो, उसको नोट सारा मिल जाएगा। उसमें अलग से वीडियो भी भेज दे रहे हैं मेल में। जी सर। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहना है ना, पढ़ाई करना अपना। ठीक, बाय। जी।